इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। इंसान का जन्म से लेकर बड़े होने तक का सफर वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे समझना बेहद रोमांचक है। आज हम उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जो एक इंसान को गढ़ता है। हम बाहर दिखने वाले शारीरिक हार्डवेयर के विकास से लेकर भीतर छिपे हुए मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के निर्माण तक के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे वो हैं वृद्धि बनाम विकास, मोटर कौशल में महारत, इंद्रियों का जागरण, व्यक्तित्व का निर्माण और आखिर में संपूर्ण बच्चा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वृद्धि बनाम विकास। किसी भी जटिल विषय को समझने से पहले उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। हम अक्सर वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान की नज़र में ये बिल्कुल अलग हैं। वृद्धि को आप आसानी से नाप सकते हैं, जैसे किसी बच्चे का 2 किलो वजन बढ़ना। ये शारीरिक है, मात्रात्मक है और एक तय समय यानी यौवन के बाद रुक जाती है। दूसरी तरफ विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गुणात्मक है, जैसे उसी बच्चे का रंगों को पहचानना और उनके नाम सीखना। वृद्धि को आप इंचटेप या मशीन से नाप सकते हैं और विकास जीवन भर चलने वाला दिमागी और भावनात्मक सफ़र है। अब जरा इस डेटा पर गौर करें, ये वाकई दिलचस्प है। ये आंकड़े अच्छी तरह से पोषित बच्चों की औसत ऊंचाई और वजन दिखा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई के मुकाबले वजन में कहीं ज्यादा तेजी से बदलाव आता है। उदाहरण के लिए 18 साल की युवाओं में सबसे लंबे और सबसे छोटे की ऊंचाई में शायद सिर्फ 10% का ही फर्क हो, लेकिन वजन के मामले में सबसे भारी युवा सबसे हल्के वाले से लगभग दुगना हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके वजन में व्यक्तिगत अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वृद्धि की बात करते हुए यौवन के दौरान होने वाले इस बदलाव को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। 10 से 14 साल की उम्र के बीच एक ऐसा समय आता है जब एक औसत लड़की की ऊंचाई औसत लड़के से ज्यादा होती है। ये एक पूरी तरह से जैविक सच्चाई है। और अगर हम याद करें तो मिडिल स्कूल के दौरान बच्चों के बीच ये शारीरिक भिन्नता कभी-कभी सामाजिक रूप से थोड़ी असहज स्थिति भी पैदा कर देती है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के बढ़ने की गति अलग-अलग होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मोटर कौशल में महारत। शारीरिक ढांचा तो हमने समझ लिया, पर यह शरीर असल दुनिया के साथ तालमेल बिठाना कैसे सीखता है, ये बड़ा ही रोचक है। शरीर के हिलने डुलने का ये क्रम एक बहुत ही पक्के नियम से चलता है। सबसे पहले आती है अनैच्छिक सजगता यानी रिफ्लेक्सेस, जैसे किसी तेज आवाज पर बच्चे का एकदम से चौंक जाना, जिसे मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, या फिर भूख लगने पर रूटिंग रिफ्लेक्स। इसके बाद विकास होता है सकल मोटर कौशल का, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें हाथ, पैर और धड़ की बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे कि बच्चे का रेंगना या चलना। और आखिर में आते हैं ठीक मोटर कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, जहां उंगलियों जैसी छोटी मांसपेशियों से बहुत सटीक काम लिए जाते हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना। शरीर की इस गतिशीलता के पीछे 2 बहुत ही अहम अकादमिक सिद्धांत काम करते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा सा मतलब है कि विकास हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि एक शिशु पैरों पर चलना सीखने से बहुत पहले ही अपने सिर को सीधा रखना सीख जाता है। दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है, यानी एक बच्चा अपनी उंगलियों से कुछ पकड़ने से पहले अपनी पूरी बाह पर नियंत्रण पाना सीखता है। इस शारीरिक विकास के सफर में कुछ बड़े ही मजेदार पल भी आते हैं। स्रोत सामग्री की इस बात को ही ले लीजिए। कभी कभी एक शिशु रेंगते समय किसी खिलौने की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आगे जाने की बजाय पीछे की ओर खिसकने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो कंफ्यूज्ड है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती दिनों में पैरों के मुकाबले बाहों में ज्यादा ताकत होती है ना? एकदम कमाल की बात। लेकिन असली क्रांति तब आती है जब बच्चा द पिंसर ग्रास्प सीखता है। लगभग 9 महीने की उम्र के आसपास बच्चा पहली बार अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे का एक साथ इस्तेमाल करके किसी छोटी सी चीज को उठाना सीखता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा फाइन मोटर स्किल है जो शिशु के दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि अब वो चीज़ों को बहुत बारीकी से पकड़कर उनका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, इंद्रियों का जागरण। शारीरिक हलचलों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल के बारे में सोचते हैं।
जब एक नवजात शिशु किसी के चेहरे को देखता है तो उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? हम बड़े लोग तो सीधे आंखों में देखते हैं, पर नवजात शिशु के लिए बात थोड़ी अलग है। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है ठुड्डी पर। दरअसल माँ के गर्भ में एकदम अंधेरा होता है, इसलिए जन्म के समय देखने की क्षमता सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। एक नवजात बच्चा सिर्फ 8 से 16 इंच तक ही साफ देख सकता है। इसीलिए वो आंखों जैसे बारीक हिस्सों के बजाय चेहरे के बाहरी किनारों या ठुड्डी जैसी जगहों को ज्यादा देखता है, जहां विवरण थोड़े कम होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही दृष्टि कमजोर हो, लेकिन बच्चों के पास कुछ गजब की सुपर पावर्स होती हैं। उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। रिसर्च दिखाती है कि महज 3 सप्ताह का शिशु जब अपनी माँ की आवाज सुनता है तो पैसिफायर को ज्यादा जोर से चूसने लगता है। वे जन्म से ही स्पर्श और दर्द को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। इतना ही नहीं, वे खट्टे, कड़वे, मीठे और नमकीन स्वाद में फर्क कर सकते हैं, और उन्हें मीठा स्वाद और अपनी माँ की गंध सबसे ज्यादा पसंद होती है। ये उन्नत इंद्रियां बच्चे को सुरक्षित रखने और माँ के साथ तुरंत जुड़ाव बनाने में बहुत मदद करती हैं। अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण। मानव शरीर के इस शानदार हार्डवेयर को समझने के बाद अब बारी है सॉफ्टवेयर यानी मनोविज्ञान को डिकोड करने की। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हमारा व्यक्तित्व कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग ताकतों के बीच का संतुलन है। पहला है इद। ये हमारी सबसे आदिम इच्छाएं हैं, जिसे बस तुरंत संतुष्टि चाहिए। इसके एकदम उलट है सुपर ईगो, जो समाज के नियमों और नैतिकता का स्रोत है। और इन दोनों के बीच में होता है ईगो, जो तर्कसंगत है और कोशिश करता है कि इड की इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन सुपर ईगो के बनाए सामाजिक नियमों के दायरे में रहकर। और ये फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के 5 चरणों को बहुत ही साफ तरीके से दर्शाता है। फ्राइड का मानना था कि किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की असल नींव जीवन के पहले 5 सालों में ही पड़ जाती है। ये चरण है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इस मॉडल के अनुसार इन चरणों से गुजरते हुए बच्चे का विकास होता है, और इस दौरान शुरुआती बचपन के अनुभव सबसे ज्यादा अहम होते हैं। अब फ्रॉइड के ही एक छात्र रहे एरिक एरिक्सन ने विकास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। एरिक्सन ने अपना ध्यान केवल शुरुआती सालों या लैंगिक आधार पर केंद्रित नहीं किया। उनका मानना था कि विकास केवल बचपन में खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये जन्म से लेकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव पर सबसे ज्यादा जोर दिया। एरिक्सन ने मानव जीवन को 8 अलग-अलग कालों में बांटा। उनका सिद्धांत कहता है कि हर एक चरण अपने साथ एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक संकट लेकर आता है। मिसाल के तौर पर, एक नवजात शिशु के जीवन का पहला संकट होता है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के अनुसार जो इंसान इन सभी मनोवैज्ञानिक संकटों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, वही आगे चलकर एक पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व वाला इंसान बनता है। चलिए अब इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, संपूर्ण बच्चा। आइए अब देखते हैं कि ये सारी बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं। वास्तविक दुनिया में इनका क्या असर होता है, इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। 6 से 10। एक बच्चे को हर साल औसतन इतनी बार सर्दी जुकाम होता है, जबकि वयस्कों को साल में महज 2 से 4 बार। अब ये सिर्फ एक बीमारी का आंकड़ा नहीं है, ये हमें बताता है कि बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र अभी भी विकसित हो रहा है। लगातार बीमार पड़ने की वजह से बच्चों के स्कूल छूटते हैं, और इसका सीधा असर उनके सीखने की क्षमता और सामाजिक कौशल पर पड़ता है। यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक विकास का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मानव ब्लूप्रिंट किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, ये कई सारे कारकों का एक मिला जुला जाल है। आनुवांशिक विरासत या जीन्स तय करते हैं कि बच्चे की क्षमता क्या होगी, लेकिन बेहतरीन पोषण और स्वास्थ्य उस क्षमता को हासिल करने का ईंधन बनते हैं। शारीरिक गतिविधि, एक सुरक्षित पर्यावरण और सबसे जरूरी प्यार भरा पालन पोषण और भावनात्मक सपोर्ट, ये सब मिलकर एक बच्चे के संपूर्ण विकास को दिशा देते हैं। इस पूरे चित्र को समझने के बाद ही हम हर एक अनोखे बच्चे को सही समय पर सही मदद दे सकते हैं। मानव विकास का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ता है। यदि प्रकृति हमें एक ब्लूप्रिंट देती है और पोषण उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी करता है, तो समाज के रूप में हम उन वातावरणों को बेहतर ढंग से कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां हमारे बच्चे बड़े होते हैं।
हम अपनी शिक्षा प्रणाली, खेल के मैदानों और परिवारों के माहौल को ऐसा कैसे बनाएं जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सके? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।